मेरे साथ बात उल्टी थी। मैं समझ बाद में एहसास होता है इन चीजों का। जब हम थोड़े से युवा हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तब एहसास होता है। जब हमारा सेक्सुअलिटी एक्सप्रेशन सामने आता है और हमें अट्रैक्शन होता है किसी से, तब ये चीजें कॉन्क्रीट लेवल पर एक्सप्रेस होती हैं, सामने आती हैं। तो बड़ा असमंजस का माहौल था और बड़ा द्वंद्व था, असमंजस। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा विकास प्रकाशन कानपुर पंकज बाजपेयी जी को, जो इनके सर्वे सर्वा हैं, फिरोज खान जी को, जिनकी वजह से आज यह किताब आई, वो इसके प्रणेता हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो आज आए हैं मुझे सुनने के लिए। मैं आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस पर ये चर्चा है, वह है जिंदगी की दास्तान। यह किताब जो विकास प्रकाशन कानपुर से पब्लिश हुई है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम भैरवी है। मेरा मूल नाम भैरवी अमरानी है। तो इस किताब के बारे में शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एक ट्रांसजेंडर होने के कारण से मुझे भी उन्हीं तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ा जिससे हर एक ट्रांसजेंडर जूझता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट मिला, मेरे माता पिता का, मेरे बड़े भाई का, मेरी भाभी का और बहनों का, सभी का मुझे सपोर्ट मिला। तो आज मैं यहाँ तक आया हूँ, और नहीं तो ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली थी। आज भी बहुत मुश्किल रहा सफर। मैं बचपन से आपको संक्षेप में, चूंकि समय कम है और बातें बहुत सारी होने वाली हैं, तो ये बता दूं कि जब मैं छोटा था, जो पहले दशक की बात है, तो वो तो ऐसे ही गुजर गया। बचपन था, मेरे शौक लड़कियों के होते थे, बहनों के साथ ही खेलता था, और हाव भाव, उठना बैठना, खेलना कूदना, जो कुछ भी था मेरा, वो मेरी बहनों के साथ में था। और एक भैया हैं मेरे, बड़े हैं, वो मुझसे 3 साल, तो उनकी अपनी दुनिया थी। तो किसी तरह से मेरा पहला दशक जो है बहुत ही आसानी से गुजर गया। क्योंकि बहुत छोटे में क्या होता है, देखिए, माता पिता उतना विरोध नहीं करते, क्योंकि अभी बच्चा है, ठीक है, गुड़िया के साथ खेल रहा है या साड़ी पहन रहा है या लड़कियों की तरह नाच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। समस्या कब शुरू होती है? जब हम किशोर अवस्था में आते हैं। जो मेरा दूसरा दशक रहा, मतलब 10 से जब मैं 20 वर्षों का, जो मेरी युवावस्था कहना चाहिए, तब की बात कर रहा हूं, ये दौर मेरे लिए बहुत कठिन था और सभी ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत कठिन होता है। क्योंकि इस दौरान आप अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को आकर्षण जैसे लड़कों के प्रति होता है, लड़कों को आकर्षण लड़कियों के प्रति होता है। तो मेरे साथ बात उल्टी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 1980s की बात है। 1980s में अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं आया था, इंटरनेट नहीं था, हमने ट्रांसजेंडर वर्ड क्या होता है उसका मतलब नहीं पता था। हमने इतना देखा था कि घरों में हिजड़ा की जो टोली होती है, वो बधाई गाना गाने के लिए आते हैं और बधाइयाँ मांगते हैं। तो इस तरह का वो दौर था, बहुत ही कंजर्वेटिव। मैं एक सिंधी परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई है। तो वो दूसरा दशक जो था, इस दौरान मेरी पढ़ाई प्रभावित हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बड़ा होके मैं बड़ा
बड़ा होके क्या बनूंगा, मुझे क्या करना है। क्योंकि जो सोसाइटी का बाइनरी जेंडर का बॉक्स है, मेल और फीमेल का जो बॉक्स है, उसमें मैं कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था। और ये वो टाइम था जब बहनों ने अपना ग्रुप बना लिया था, भाई का तो अपना ग्रुप था ही, मैं अकेला पड़ गया था। तो ये टाइम वो था जब मैं सिर्फ अकेलापन, अवसाद से जूझ रहा था। बहुत कठिन था। जी, आप सभी का स्वागत है। बहुत कठिन था और यही वो दौर था जब मैंने 2-3 बार आत्महत्या करने का विचार किया और मुझे लगा कि जब मैं इस सोसाइटी के किसी भी जेंडर बॉक्स में फिट नहीं हो रहा हूं, मुझे एक्चुअली जेंडर का मतलब पता नहीं था। देखिए, हमें बहुत बाद में एहसास होता है इन चीजों का। जब हम थोड़े से युवा हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तब एहसास होता है। जब हमारा सेक्सुअलिटी एक्सप्रेशन सामने आता है और हमें अट्रैक्शन होता है किसी से, तब ये चीजें कॉन्क्रीट लेवल पर एक्सप्रेस होती हैं, सामने आती हैं। तो बड़ा असमंजस का माहौल था और बड़ा द्वंद्व था, असमंजस और अवसाद। यही वो दौर था जब मैंने एक बार नहीं 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की और ईश्वर का शुक्र है कि मैं बच गया। दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता था कि बड़ा होकर अगर लिया कुछ कर दूंगा, ये बातें थी। फिर तीसरा दशक जो 30 और 40, 20 और 30 वर्ष के बीच का था। इस दौर में होता क्या है, आपकी शादी होती है, वो मेरी नहीं हुई क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था, बल्कि ये दौर वो था जब मुसीबतें मेरे ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ी। जब मुझ पर शादी का प्रेशर बनाया गया और मैं उनसे कह नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्या हूं। मैंने अभी तक अपने आप को डिस्कवर नहीं किया था। हाँ, चूंकि बचपन से आदत थी, मैं पढ़ता था और किताबों में बहुत रुचि रही है मेरी, तो मैं थोड़ा सा ये समझ रहा था कि ये किसी एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है मेरा। लेकिन चूंकि अभी तक मैं अपने जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिला था, तो मुझे तो यही लगता था कि संसार में मेरे जैसा मैं अकेला हूं। तो बहुत दुख था और बहुत पीड़ा होती थी। चीजें और बदतर तब हो जाती थी जब घर में कोई फंक्शन होता था, हर तरफ खुशियां होती थीं और लड़कियां सज संवर रही होती थीं और लड़के भी अपने हिसाब से मस्ती मजाक और सब कुछ चल रहा होता था और मैं एक कोने में कहीं बैठा अपने अवसाद से जूझ रहा होता था। ये सारी चीजें होती थी। अब मैं आपको बताता हूं कि 30 के बाद जब इन सब से लड़ते लड़ते परेशान हाल, मैं मरना चाहता था, मैं मर भी नहीं सका। अब मेरे पास एक आखिरी रास्ता था, मुझे जीना था। और चूंकि मेरे अकेलेपन ने मुझे जो एक सबसे बड़ा तोहफा दिया, वो क्रिएशन का दिया, वो क्रिएटिविटी का दिया, वो किताबों का दिया, वो रचना का दिया। तो मैं चित्रकारी करने लगा, मूर्तियां बनाने लगा, मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया और मैं बहुत पढ़ता था। मतलब जिसको हम अंग्रेजी में वोरेशियस रीडर कहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना। और एक्चुअली मुझे पढ़ने से ही शक्ति मिलती थी। मैंने किताबों के साथ अपना पूरा एक जहां बना लिया था। मैंने किताबों के साथ पूरी एक जिंदगी जी थी मैंने। तो अगर मेरे साथ कोई संबल था, कोई मजबूती वाला तत्व था, तो वो किताबें थी सिर्फ। आज अगर मैं जो भी बन पड़ा हूं, तो मैं माता पिता के संस्कारों को मानता हूं, अपने परिवार के सपोर्ट को मानता हूं और उससे भी ऊपर मैं किताबों को मानता हूं। क्योंकि जो किताबों में जो ज्ञान है, मुझे ये लगता है कि आपको जिस भी विषय की जानकारी चाहिए, जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करनी हो, आपको कुछ नहीं करना है। एक अच्छी और अच्छे राइटर की किताब पढ़नी है और उसको प्रैक्टिस करना है। मेरे साथ यही हुआ। तो इस तरह से मुझे काफी संबल मिला और मैं आगे बढ़ता गया और अंततः मुझे ये महसूस हुआ, जब घर की आर्थिक स्थिति बहुत
डामाडोल हो गई और परेशान हाल हो गए सभी लोग। और चूंकि अभी तक मुझे इस बात का जज्बा नहीं था कि मैं मर्द हूं या मर्द की तरह मुझे काम करना है या आर्थिक सपोर्ट करना है परिवार को, तो मैं अपने हिसाब से ही जिए जा रहा था। एक पैसिव रोल होता है महिला का लाइफ में, ऐसा हम मानते हैं, उस तरह का कुछ चला रहा है इस साथ में। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने परिवार को कुछ मैं बना पाऊंगा, लेकिन आखिर वो दौर आया जब मैंने अपने आप को समेटा, अपनी शक्ति को समेटा और मैं मजबूत हुआ। और मैंने अपनी कमजोरियों को पार पाने के लिए मैंने बहुत अध्ययन किया, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, मैं और पढ़ता चला गया और मैंने पीजी किया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर मैंने पीजी किया प्रोफेशनल कोर्स, पीजी इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। और यहाँ से फिर मैंने अपना एक बेकरी एंड कैफे का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो मेरा पत्थर साबित हुआ घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में। वो आज भी कायम है, उससे मेरे बेटे देखते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जरूर है, एक दौर था जब मुझे हर एक ट्रांसजेंडर की तरह सजने संवरने का, साड़ी पहनने का, लड़कियों की तरह व्यवहार करने का शौक था। और मैंने हमेशा से ऐसा ही कुछ सपना संजोया था कि कोई राजकुमार सा लड़का आएगा और मुझे ले जाएगा घोड़े पे बिठाकर, और मेरा भी एक जहां होगा जैसे हर लड़की सोचती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने समझौता कर लिया। आज लोग पूछते हैं कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं और मैंने साड़ी नहीं पहनी तो कैसा लगता है। तो अब मैं क्या कहूं कैसा लगता है। देखिए, जीवन में आपको सब कुछ नहीं मिलता, आपको समझौते करने पड़ते हैं। और मुझे एक अच्छी बात जीवन की ये भी लगती है कि अगर आपको जीवन में सब कुछ मिल जाए तब कहानी खत्म हो जाती है वहीं। तो जीवन चलती का नाम गाड़ी है और उसका नाम जीवन है, मुझे लगता है। तो ये चलते रहना चाहिए और बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उन्हें पूरा करने के पीछे लगना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूं, और विकास जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब के जरिए तो मैं आपको अपने मनोभावों की, मैं लिखने भी लगा इस बीच, तो इस किताब से शुरू करते हैं। तो मेरी एक कविता है, ये वो दौर था जब मुझे बहुत अवसाद होता था और मुझे बार बार मरने के ख्याल आते थे, तो मैंने तब इसे लिखा था। जी, मेरी ही कविता है। कविता का शीर्षक है किरदार। हर दिन जीता हूं मैं, हर रात मरता हूं। अक्सर तन्हा होता हूं जब कभी बहुत दूर दूर निकल जाता हूं। शहर की अंधी पागल भीड़ से दूर, किनारे किसी नदी के बड़े से वृक्ष के नीचे, पथरीली जमीन पर एक क्षण रुककर अपने होने और न होने को महसूस करता हूं। प्रकृति के संग एकात्म में शून्य बन जाता हूं। हर दिन जीता हूं मैं, हर रात मरता हूं। रात की ख्वाहिशें हर बार सोने के लिए जागती हैं। देह की भूख कभी कभी तृप्त होने के लिए अपने हिस्से का सा थोड़ा सा की भीख मांगती है। आत्मा का रुदन मेरी देह से प्रेम की छांव मांगता है। देह दर देह भटकता हुआ प्रेम की आस में आत्मा और देह के कश्मकश में दोनों ही हर बार परास्त हो जाते हैं। हर दिन जीता हूं मैं, हर रात मरता हूं। मेरे भीतर जो बैठा है वो शाश्वत, जो मुझे जिलाता है, प्रेरित करता है, इस देह को समझाता है, तुम जीवन हो, उठो उठो और अपने किरदार को शक्ल दो। ये संसार एक महानाटक है, इसे एक बार खेलना होता है। मुस्कुराकर मैं अपनी अलमारी और दराज से
अरमानों से लिए कुछ सामान निकाल लेता हूं। जी, अब मैं आपको इस महत्वपूर्ण किताब के बारे में बताना चाह रहा हूं जो विकास प्रकाशन ने प्रकाशित की है। मेरी थर्ड जेंडर बहनों ने लिखी है मिलकर। इसमें मेरी भी कविता है जिसका भी मैंने पाठ किया, और मैं आगे आपको इस महत्वपूर्ण किताब के बारे में कुछ बात करता हूं और जानकारी देता हूं। जैसे कि यह किताब, यह एक विशेष रूप से ट्रांसजेंडर के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो गद्य की रचनाएं हैं, ऐसा ये अपनी तरह का भारत वर्ष में पहला संकलन है, क्योंकि इसमें जो आत्म अभिव्यक्ति है, संवेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, आशाएं, आकांक्षाएं, अनगिनत संभावनाएं और जाने कितनी ऐसी सहज और जटिल भावनाएं हैं जिससे पाठक रूबरू होंगे। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं जो किताब में लिखा है। ये लोग सोचते हैं कि हमारा समुदाय जो किन्नर समुदाय है, हिजड़ा समुदाय है, इसमें भावना नहीं होती। ये सोचते हैं जैसे हम इंसान ही नहीं है। इन्होंने या तो हमें देवता दिखा दिया या फिर हमें तुच्छ पाश्विक या ऐसा ही कुछ मान लिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप हमें सिर्फ इंसान माने। हम इतना ही चाहते हैं कि आप हमें इंसान के जैसा माने। ना हम देवता या गंधर्व हैं, ना हम उतने नीच और निकृष्ट हैं। हम सिर्फ एक मानव की भावनाओं से ओतप्रोत जैसा एक इक्वालिटी है समाज में, उसी इक्वालिटी के साथ जीना चाहते हैं। तो इस किताब की विशेषता ये है कि इसमें रवीना बरिहा जी की 3 कहानियां हैं जो कि लेखन की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि की हैं। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन कहानियों में उन्होंने अलग अलग जो हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग जिन पीड़ाओं से गुजरते हैं, जैसे उनमें एक आत्महत्या है, खुदकुशी। हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है जब उसे ये लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूं, या मैं नामुराद हूं, मुझे मांगा नहीं गया था और मैं पैदा हो गया, और मैं बोझ हूं इस पृथ्वी पर। तो उस पर जो एक कहानी है रवीना बरिहा जी की, वो काबिले तारीफ है और बहुत अच्छा लिखती हैं वो। मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं ऐसी कृति रचने के लिए। और एक कविता विद्या राजपूत जी की, जो हमारी मितवा संकल्प समिति की संस्थापक हैं, उनकी एक कविता मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और आखिर में खंड 3 में जो मितवा समिति की संस्थापक विद्या राजपूत जी की और फिरोज खान जी की जो बातचीत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विद्या जी ने बहुत ही प्रमुखता से कुछ चीजों को बताया है, और बहुत ही, मैं कहूंगा कि निर्भय होकर कुछ सच्चाइयों को सामने लाया है, जो हमारे किन्नर समुदाय, हिजड़ा समुदाय, चूंकि इतना डाइवर्सिफाइड समाज है, अभी तक लोग नहीं समझते इसे, चूंकि बोलने वाले नहीं थे। अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हम जवाब दे रहे हैं। इस तरह से जागरूकता बढ़ रही है। मैं आपको कुछ पंक्तियां विद्या जी की कविता की सुनाना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है हाँ मैं किन्नर हूं। इसकी रचना विद्या राजपूत जी ने की है। हाँ मैं किन्नर हूं, मैं दिन और रात का मिलन संध्या हूं। मैं दिन और रात का मिलन संध्या हूं। हाँ मैं प्रकृति हूं, अंधेरे को चीरता हुआ उजाला हूं। कितनी सुंदर बात है। हाँ मैं प्रकृति हूं, अंधेरे को चीरता हुआ उजाला हूं। हाँ मैं भोर हूं, मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूं। हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूं, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूं। हाँ मैं सृष्टि हूं, मैं पिता की साहस और मां की ममता हूं। कितनी अद्भुत बात है।
मैं पिता का साहस और मां की ममता हूं। हाँ, मैं संपूर्ण सृष्टि हूं। मैं ना भिखारी हूं ना फरिश्ता। ये बात मैंने अभी आपसे कही। मैं ना भिखारी हूं ना फरिश्ता हूं, मैं तो सिर्फ इंसान हूं। हाँ, मैं इंसान हूं। बस यही चाहिए हमें। हम इंसान की तरह देखें। हम इस मुख्यधारा के समाज में रहना चाहते हैं उसी तरह से जिस तरह से हर इंसान रहता है। हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हमारे भी सपने हैं, हमारे भी अधिकार हैं। ये सब हमें मिलना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है आज फिरोज खान जी जैसे शिक्षाविद जितने सहृदयी हैं, जो हमें सुनते हैं और अभूतपूर्व, मतलब उन्होंने जो काम किया है अभी तक मैंने लिखा, बहुत ज्यादा नहीं जानता, मेरा परिचय उनसे अभी पिछले कुछ 3-6 महीनों में हुआ है, लेकिन मैं जानकर ये आश्चर्यचकित रह गया कि कोई व्यक्ति इतना समर्पण भाव से भी काम कर सकता है। और हमारे जीवन के बारे में तो जैसे उन्होंने एक मोर्चा ले लिया है कि उनके जीवन का एक उद्देश्य स्तंभ है वो, कि उसे ये लेकर चल रहे हैं और इससे वो बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं। इसके लिए मैं फिरोज जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये विद्या बहन की कविता हुई। मेरी बहुत सी ट्रांसजेंडर बहन की कविताएं हैं, इसमें समय कम है, मैं फिर भी कुछ नाम लेना चाहूंगा। जी, धनंजय चौहान जी की 2-4 पंक्तियां आपको सुना देता हूं। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने भी। तुम जन्म से हो, हम संघर्ष से हैं। तुम वर्ण से हो, हम कर्म से हैं। तुम सूक्ष्म हो, हम विराट हैं। तुम संप्रदाय हो, हम धर्म हैं। तुम शरीर से हो, हम आत्मा से हैं। तुम संपूर्ण नारी हो, हम अर्धनारीश्वर हैं। तुम रंग हो, हम सतरंगी हैं। तुम सबल हो, हम अभिमान हैं। तुम एक जैसे हो, हम विविध हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर लिखा है। हम विविध हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय में जो टाइपोलॉजी है, जिसमें किन्नर आते हैं, समलैंगिक आते हैं, पिछड़ा समुदाय जो कि किन्नर का ही अंग है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का फेर हो जाता है और सांस्कृतिक जीवन शैली का फेर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको जानना है कि वास्तविक रूप से जो हमारे जीवन की पीड़ा है, संवेदनाएं हैं, सच्चाई है और हम किस कठिन दौर से गुजरकर जिंदा बच जाते हैं, ये मुझे आज भी आश्चर्य होता है कई बार अपने जीवन के बारे में, जब मैं सोचता हूं कि मैं बच कैसे गया। इतनी पीड़ा, इतनी कठिनाई, इतना अकेलापन, इतना अवसाद कि मैं यहां तक आया हूं। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उन तमाम बहनों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूं जो विद्या बहन है, रवीना बहन है और मेरी और भी दूसरी बहनें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से अभूतपूर्व अविश्वसनीय सफलता हासिल की है और सरकार के साथ मिलकर पॉलिसी निर्माण में और हर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उन्होंने काम किया है और ये अद्भुत रहा है अभी तक का सफर। और मैं कहूंगा ये शुरुआत है और आगे बहुत जाना है हमें। आगे अब्दुल रहीम जी की इस किताब में 6 कविताएं हैं। 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। तन्हा ही जी लेंगे जिंदगी बसर होने तक, तन्हा ही जी लेंगे जिंदगी बसर होने तक, देर न हो जाए दुआओं में असर होने तक। क्या बात है। रुद्रांशी मेरी बहन है, रुद्रांशी भट्टाचार्य जी। इनकी 4 कविताएं हैं। मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूं। पंक्तियां हैं। उसका सजना, उसका संवरना आखिर क्यों तुम्हें अखरता है, उसका श्रृंगार क्यों भयानक लगता है, जानती है उसके श्रृंगार पे क्यों उसका उपहास बनता है, पूछते हो तुम किन्नर ही तो है क्यों श्रृंगार करता है, तो जान लो इस बात को कि किन्नर को इस श्रृंगार से ही साहस मिलता है।
किन्नर को इस श्रृंगार से ही साहस मिलता है। ये मेरी बहन रुद्रांशी भट्टाचार्य जी की कविताएं हैं। आप इस किताब को जरूर खरीदें और इसे पढ़ें। इससे आपको हमारे समुदाय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूं ये बहुत ही साहस का काम है। जो सच्चाई और जो पारदर्शिता इसमें लिखने के टाइम अपनाई गई है। और एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भाषा है वो मेरी जो बहनों ने लिखा है वो वैसी ही है। उसे लेखन की दृष्टि से उच्च कोटि का करने के लिए सुधारा नहीं गया है, उसे वैसा ही सामान्य रखा गया है, ताकि हम एक सामान्य हर एक उस नागरिक से जुड़ सकें जो हमारे बारे में जानना चाहता है और इसे पढ़ता है। तो इसे कोई भाषा की दृष्टि से बहुत कठिन नहीं बनाया गया है कि ड्राफ्टिंग और वो एडिटिंग रेटिंग्स में होती हैं। ये बहुत ही सहज सरल अंदाज में कही गई बातें हैं। हाँ, रवीना जी की जो 3 कहानियां हैं, चूंकि वो लिखती रही हैं, उनकी पहले भी 2-3 कहानियां और किताबें जो शोधपरक हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो वो आपको महसूस होगा जब आप रवीना जी को पढ़ेंगे, उनकी लेखनी में जो वो लेखन का तत्व है वो अलग से प्रमुखता से उभर कर आता है लेखनी में। और मेरी भी जो कविताएं हैं, चूंकि मैं कोई प्रतिष्ठित लेखक नहीं हूं, मैंने बस अपने मनोभावों को कागजों पर उतार दिया है। कोई ड्राफ्टिंग नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं की, बस वैसे ही छाप दिया गया है। ये भाव है, आप इसे ऐसे ही लें। इस किताब का उद्देश्य ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे बारे में लें और क्या चल रहा है। चूंकि प्रमुखता से इसमें जो 2 लीडर्स हैं, रवीना जी, विद्या जी, उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में पूरा है। और एक खंड 3 में, मैं खंड 3 की बात आपसे करता हूं। तनुश्री साहू, विद्या राजपूत की तनुश्री साहू से जो इंटरव्यू है वो आपको खंड 3 में पढ़ने को मिलेगा। और भी एक साक्षात्कार है जिसमें फिरोज जी ने विद्या राजपूत जी से इंटरव्यू किया है। तो ये 2 जो भाग हैं वो बहुत ही जानकारी परक हैं। पहला तो तनुश्री साहू जी का ऐसा है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में पहली किन्नर थीं जिनको नगर निगम में काम मिला था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। इनके जीवन में सबसे देखिए, ट्रांसजेंडर्स का जीवन तो आगे पीछे सभी का लगभग एक सा। बचपन में यौन शोषण होता है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, युवावस्था में मित्र नहीं होते हैं, प्रेमी नहीं होता है, तो शादी की बात नहीं होती। तो एक सामान्य बच्चा बचपन में जो शिक्षा लेता है वो हमारी प्रभावित होती है। फिर किशोरावस्था में जब मित्रगण होते हैं वो हमारे साथ नहीं होते हैं, अकेलापन और अवसाद होता है। तीसरे चरण में जब युवावस्था में लोग खूब मस्ती कर रहे होते हैं और आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, उस दौरान आपको आकर्षण होता है विपरीत लिंग से, तो उस तरह का जीवन, आप जीवन में प्रेम आता है, जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद भी हर उस मानव जीवन में जो एक वर्षों में जो उसकी एज के साथ में अवस्थाएं आती हैं, जो सामान्य रूप से होना चाहिए वो हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। तनुश्री साहू जी के साथ एक अच्छी बात ये हुई है जो मुझ में एक आशा की लौ पैदा करती है, एक ललक जगाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं नहीं होती या हमें प्रेम नहीं होता या हमारा कोई साथी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। तनुश्री साहू बहुत खुशनसीब है इस मामले में। उनको एक ऐसा जीवन साथी मिला जो बहुत लंबे समय से उनके साथ में है। कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने उनका साथ दिया। आज भी वो उनके साथ में है और बहुत ही अटूट बंधन जिसे कहते हैं, ये उनकी जब आप बीती, चूंकि मैं खुद तनुश्री साहू जी से आज तक नहीं मिला हूं
और इस किताब के जरिए मुझे पता चला कि मेरे बहुत पास में रहती हैं वो, और अब मैं उनसे जरूर मिलूंगा जाकर। तो कमाल की जीवन की कहानी है इनकी। बहुत संघर्ष, बहुत पीड़ा, बहुत उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा विवाद, क्या क्या नहीं है। आप इसे जरूर पढ़ें और समझें कि कितना कितना कठिन है, और ये इतना मुश्किल हो जाता है कि एक रिपोर्ट कहती है कि 100 में से शायद, या मैं कहूंगा कि 10 में से 1 या 2 ट्रांसजेंडर्स अपने जीवन के मध्य तक आते आते आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी हिला देने वाली बात है ये। और तीसरे खंड में विद्या जी की बात मैं करता हूं, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ का आइकॉन है और कमाल का जज्बा रखती हैं। लौह महिला कह सकता हूं मैं विद्या बहन के लिए, चूंकि बहुत समय से जुड़े हुए हैं। मेरा और विद्या का रिश्ता पिछले 20 वर्ष का है, इसलिए मैं विद्या बहन कहूंगा। तीसरा खंड जो है, विद्या बहन ने बहुत ही पारदर्शिता अपनाते हुए, और देखिए होता क्या है, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, अक्सर जारी रखते हुए ये कहता हूं कि विद्या बहन के बारे में जब आप खंड 3 में शुरुआत में, किताब के शुरुआत में उनकी व्यथा कही गई है, वो व्यथा पढ़कर तो कोई भी व्यक्ति हिल जाएगा। उस व्यथा के बाद विद्या जी आती हैं खंड 3 में, जो साक्षात्कार है फिरोज जी ने लिया है उनसे। वो पूरी अपनी जर्नी बताती हैं, कठिनाइयों से, अवसादों से, अवरोधों से और तमाम तरह की मुश्किलात से गुजरकर वो जो मुकाम हासिल करती हैं आज वो जहां है, इसके बारे में वो पूरी कहानी है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे छत्तीसगढ़ में विद्या बहन जैसी कोई नेता है और रवीना बहन जैसी कोई नेता है। ये 2 प्रमुख स्तंभ हैं हमारे ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म के, और इन्होंने, अब आप स्वयं किताब पढ़िए पूरी, चूंकि ये सारा कुछ बता पाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। मैं आपको प्रमुखता से जो जो मोटी मोटी बातें हैं इस किताब के बारे में वो साझा कर रहा हूं। तो ऐसा है, बहुत सी उपलब्धियां हैं विद्या बहन की, आप किताब में पढ़ सकते हैं। बहुत कठिन जीवन रहा है उनका। एक छोटे से गांव से आती हैं, बस्तर के, जो नक्सल प्रभावित है वो, फिर रायपुर, और यहाँ छोटी सी जगह पर नौकरी करना एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। फिर कम शब्दों में अगर मैं विद्या बहन के बारे में कुछ कहूं तो वो ये है कि उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए एक रास्ता अख्तियार कर दिया, एक रास्ता बना दिया। वो जब चली थी, वो जब शुरुआत की थी, तब पता ही नहीं था क्या करना है, बस करना है, ये जज्बा था, करना है या मरना है। तो हम जैसे लोग तो मरते नहीं हैं, कुछ कर ही जाते हैं। तो विद्या बहन भी बस बढ़ चली, और तमाम ठोकरें आई, तमाम अवरोध आए, उन सबको पार किया। और क्या मिसालें दूं आपको, उनकी आप गूगल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। रवीना बरिहा अच्छा लिखती हैं, अभी मिनिस्ट्री में थी वो, सेंट्रल मिनिस्ट्री में उनका जॉब था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या ऐसे ही कुछ, मुझे थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है। विमर्श में चलाने की फिरोज भाई और विकास प्रकाशन महती भूमिका है। लवलेश जी को बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी। तो अभी भी कुछ कविताएं मेरी कुछ बहनों की छूट गई हैं। मैं चाहता हूं कि मैं 2-2 लाइनें उनकी कविताएं आपको सुनाऊं तो अच्छा लगेगा।
विकास साहू हमारे एक छत्तीसगढ़ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो LGBTQ एक्टिविज्म को तरजीह देते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। उनकी 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। यह कहानी नहीं, एक हकीकत है जिसे कागज पेन से नहीं दिल से बयां करता हूं। मैं लड़का हूं और लड़के से प्यार करता हूं, समलैंगिक हूं। यह कोई पाप नहीं, अपनी पहचान पर अभिमान करता हूं। लड़का हूं और लड़के से प्यार करता हूं। इसी तरह से चिर तपस्विनी रवीना बरिहा जी की कविता है। इसकी मैं 8 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा लिखती हैं। रक्त चढ़ाती हूं प्रिय तुमको, रक्त चढ़ाती हूं प्रिय तुमको, प्रेम दृष्टि से रहती वंचित। रक्त चढ़ाती हूं प्रिय तुमको, प्रेम दृष्टि से रहती वंचित। दे आहुति तन मन की भी, पुण्य दुखों को करती संचित। इनकी लेखनी में हमेशा से आध्यात्मिक पुट आ जाता है, एक आध्यात्मिक फ्लेवर आ जाता है। चूंकि मैं इन्हें बहुत ही करीब से जानता हूं, इनका और मेरा एक वो कहते हैं ना प्लेटोनिक सा संबंध है, तो ये बहुत ही रूहानियत और इस तरह से जीती हैं चीजों को। दुखों का गहन पाठ पढ़कर, दुखों का गहन पाठ पढ़कर और अधिक भी निर्मल हुई। दुखों का गहन पाठ पढ़कर और अधिक भी निर्मल हुई। निर्दयी तुम्हारे अत्याचारों से, निर्दयी तुम्हारे अत्याचारों से अनजाने में ही होम हुई। बहुत सुंदर इनकी पीड़ा है, किंतु फिर भी देखिए जज्बा कितना है। सिमरन सिंह जी की 5 कविताएं हैं इस किताब में। वो लिखते हैं, किन्नर हूं मैं किंतु प्रकृति के पास हूं। जन्म नहीं दे सकती मैं किंतु सहेज कर पालन कर सकती। किन्नर हूं मैं। बहुत सुंदर। सखी मेरी बहन है, सखी मीरा बहुत अच्छी डांसर हैं और इन्होंने अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो मैन पार्ट का बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था उसमें अपना नृत्य प्रस्तुत किया, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे। कंधे पर ले ख्वाबों का बोझ, जाती हूं पढ़ने में रोज। पढ़ती हूं मैं, लिखती हूं, कहीं कोने में छुपकर रोती हूं। हर खेल कला में आगे हूं, पर छक्का मीठा सब सुनती हूं। मन में विश्वास रखती हूं, किसी से ना कुछ कहती हूं। नर्म नारी हूं, हाँ मैं नारी हूं। तो आप देख सकते हैं कविताएं बहुत ही सहज मन से, सहज लेखनी है। बहुत ज्यादा इस पर बस मनोभावों को कागजों पर उतार दिया गया है और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये शुरुआत है और यही भावी लेखक होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं, मैंने भी जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, सभी महान महान लेखकों को भी अपनी पहली कृति से थोड़ी सी शिकायत तो होती है। तो हमारे साथ भी ये है कि हमें थोड़ा सा इस बात का रंज होता है कि हमने इसे सुधार लिया होता या वैसा कर लिया होता, लेकिन ठीक है, अब शुरुआत तो करनी थी तो कर दी है। और आगे सौम्या बहन है मेरी, सौम्या जंघेल, 2 लाइनें उसकी भी सुन लीजिए आप। अपनों से ही जब मुझे मिलने लगा ताना, उस दिन मैंने अपने अस्तित्व को पहचाना। गलती मेरी है या दुनिया की, जरा मुझको बतलाओ। गलती मेरी है या दुनिया की, जरा मुझको बतलाओ। ये तो कुदरत का करम है, कोई मेरे घर जाकर समझाओ। कितनी पीड़ा है देखिए। राज कनौजिया नील जी लिखते हैं, रोने का मेरा इरादा न था, रोने का मेरा इरादा न था, हंसने का किसी से वादा न था। मेरे जीवन में गम आधा न था, पर खुशी भी ज्यादा न था, लेकिन दुख तब हुआ। ये कविता मुझे विशेष रूप से प्रिय है। दुख तब हुआ जब देनी पड़ी सीमा को अग्नि परीक्षा। राम के समझाने पर भी समाज ने न बख्शा, जब राम ही न कर पाए सीता की रक्षा। दुख तब हुआ जब राम ही न कर पाए सीता की रक्षा, दुख तब हुआ। ये इनके रचना का शीर्षक है। जी,
तो ये इस किताब के बारे में खंड 1, खंड 2, खंड 3, जिसमें संक्षेप में एक बार आपको बता दूं, खंड 1 में विद्या जी की व्यथा है, उनका बचपन, सारा कुछ। रवीना जी की 3 कहानियां हैं जो आपको बहुत प्रेरक और बहुत ही प्रेरणादायी हैं। दूसरे खंड में कविताएं हैं, हम नवोदित कवियों की, जो अभी सीख रहे हैं अपने मनोभावों को कागजों पर उतारना। और खंड 3 में साक्षात्कार है विद्या जी का तनुश्री साहू जी के साथ में और फिरोज भाई जी का विद्या जी के साथ में। तो इस किताब के संबंध में इतना ही। और प्रेरित हों, और देखिए मूल उद्देश्य तो यही है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर्स हमारे बारे में लिखें और हमारे अपने लोग भी लिखें। चूंकि अभी तक मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं ये कह रहा हूं और अगर ये गलत है तो मैंने जितना भी अभी तक ट्रांसजेंडर साहित्य पढ़ा, जो लिखा गया है वो काबिल तारीफ है, चूंकि लिखा गया है, इसमें साहस की बात है। और पर मुझे दुख होता है इस बात को लेके कि हमारे जीवन में जो समाज को बताई गई कहानी है, जो झूठी बातें हैं, जो किंवदंती बनी, और होता है ये सहज स्वीकार भी होता है, और फिर इसे बताने वाले भी आते हैं। एक समय ऐसा भी होता है जब सामने आती हैं ये बातें। तो एक दौर था जब ये सब कुछ चला, रहस्य थे, जैसे कि कहते हैं ना, असली हिजड़ा, असली किन्नर कौन है, नकली किन्नर कौन है। इस किताब में इसके बारे में बताया गया है कि असली कौन है, नकली कौन है, क्या है ये फिनोमेना क्या है, ये एक्चुअली है क्या। मैं अंत में अपनी बात को अभी इस संदर्भ में कहते हुए इतना ही कहूंगा कि इसका उद्देश्य इतना ही है कि हम आपके साथ में जुड़ें, आप हमारे साथ में जुड़ें और हमें इंक्लूसिव करें। हमें मुख्य धारा में आना है, हम और कोनों में नहीं रह सकते, हम और कीचड़ों में नहीं रह सकते, हम और दलदल में नहीं रह सकते। हजारों वर्षों की यातनाएं, हजारों वर्षों की पीड़ा अब खत्म हो जानी चाहिए, अब नहीं तो कब। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां वैचारिक क्रांति ने जन्म लिया है, सूचना क्रांति ने जन्म लिया है। हमारे आज मैं जब बात कर रहा हूं तो कितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और देश विदेश में ये बात पहुंच रही है। कितनी सुंदर और स्वर्णिम युग में हम जी रहे हैं। अगर हम आज नहीं चेते, अगर हम आज ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया, ट्रांसजेंडर कानून जो कहता है, जो हमें हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, जो हमें हमारी आइडेंटिटी का अधिकार देता है, मेल फीमेल तीसरे दर्जे में हमें बिठाता है। ये सारी चीजें हैं। आगे जो मांगे हैं वो इस बारे में है। पूरे एक्टिविज्म का जो चल रहा है, रिजर्वेशन के मामले हैं, और ये मैं कहूंगा ये एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। लोग जुड़ रहे हैं, जागरूकता आ रही है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये बहुत लंबा सफर है और है किसी भी बड़े बदलाव को होने में बहुत समय लग जाता है। 1, 2, 3 जनरेशन तो लग ही जाती हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं।